अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं। उनसे समझते हैं। गौतम जी रिलेटिव स्ट्रेंथ पर काफ़ी गहरी पकड़ रखते हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये 2025 का हमारा पहला इंटरेक्शन है, तो आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Anuj. Good morning, and to you and your entire team as well. A very happy New Year. तो बताइए गौतम जी, नए साल में क्या कुछ बदलेगा? निफ्टी ने पिछले साल 9-9.5% के रिटर्न्स दिए, मिड कैप ने 20% के रिटर्न्स दिए। देखा जाए तो खराब नहीं है, लेकिन हमारी आदत शायद उससे पहले ज़्यादा हो गई थी, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा। लेकिन इस साल के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? नहीं, आई थिंक देखिए एक्सपेक्टेशंस तो लो रखना ही पड़ेगा। आई थिंक जिस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट रहा है, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस रहे हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज हम अभी फेस कर रहे हैं, जो एफआई सेलिंग का जो इशू हम फेस कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को अगर आप देखें तो उसके बावजूद आई थिंक निफ्टी में जो रिटर्न था और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जो रिटर्न था वो काफी अच्छी थी। और आई थिंक मार्केट एक ऐसे पोजीशन में चला गया है कि अब वो भाग नहीं सकता है ज्यादा और वो ज्यादा गिर भी नहीं सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक मनी अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में एक बैटल है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें और आप पूरा 2025 के बारे में बात करें तो आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड कि ये मार्केट घूमेगा और ये धीरे धीरे लाइफ टाइम हाइस की ओर जाएगा। बट दैट विल टेक टाइम। तो वो आप 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम दीजिए, क्योंकि जो मंथली चार्ट्स और क्वार्टरली चार्ट्स हैं वो अभी भी काफी अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पिछले 2-2.5 महीने का जो करेक्शन रहा है, इट इज वेरी हेल्दी फॉर द एंटायर बुल मार्केट दैट स्टार्टेड इन मार्च 2020। सो दैट्स वन पॉइंट। बट अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो आई थिंक चैलेंजेस काफी हैं, क्योंकि मार्केट में अभी कोई ट्रिगर नहीं है ज्यादा बढ़ने के लिए। ट्रम्प फैक्टर आएगा, अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है, बजट एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट है, एफआई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सो जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं चला जाता, तब तक हमारा स्टांस शॉर्ट टर्म के लिए कॉशियस टू बेरिश रहेगा। और मुझे लग रहा है कि एनी अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट और 23,500 का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक कर सकता है। तो नियर टर्म 23,500 24,000 इज द रियल बैंड। जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा उस तरफ नेक्स्ट 1000 पॉइंट का मूव आ सकता है, और वन शुड बी अ लिटिल कॉशियस इनटू द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, चलिए, तो न्यू हाई तो लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। इसको क्या लीड करेगा? अगर बिग सेक्टर्स की बात की जाए तो क्या बैंक्स, आईटी, रिलायंस, क्या आपके हिसाब से ज़्यादा इस साल चलेगा? अनुज, मेरा मानना है कि पिछले 6 महीनों में हमने एक मूव देखा है, एक शिफ्ट देखा है ग्रोथ से वैल्यू में। सो आई थिंक सारे जो वैल्यू स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, और सारे जो ग्रोथ स्टॉक्स है उनमें काफी बड़ी हमने फॉल देखी, और सेलिंग प्रेशर अभी भी जारी है। आई थिंक एशियन पेंट्स इज द केस इन पॉइंट, जो काफी डिबेट होता है। एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में काफी डिबेट होता है। हैवेल्स, पेडिलाइट, ये सब जो ग्रोथ स्टॉक्स है ये सब काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और जो वैल्यू स्टॉक्स है वो मेरे हिसाब से 2025 में अच्छे करेंगे। सो थोड़े से कंफर्टेबल वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में लोगों को कमिटमेंट बनाना चाहिए। दैट्स द की मैसेज। और इसमें ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज बैंक। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बहुत बड़ा बास्केट है, आई थिंक दैट विल आउट परफॉर्म, और बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपने प्रीवियस हाइस तक जा सकता है। नियर टर्म प्रेशर है, बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप काफी अच्छा है। और वहां पर हमारे जो टॉप 3 और 4 रिकमेंडेशंस है वो अभी भी एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस है। तो हम ये चारों में ही फोकस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये 4 स्टॉक्स 2025 के बेस्ट परफॉर्मेंस रहेंगे। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार के लिए। ये 3 महीने बीते, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिनके लिए सबसे खराब रहे वो था एफएमसीजी और ऑटो। इन दोनों में से अगर आपसे मैं पूछूं कि जब आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई रिकवरी मोड में जा रहा है, एज ए इन्वेस्टर अगर आपके पास 1.5-2 साल का समय है पैसा लगाने का, तो आपकी निगाहें किस तरफ जाएंगी, एफएमसीजी पे या फिर ऑटो पे? एक्चुअली दोनों पे नहीं जाएंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी एंड ऑटो आर अ मिरर इमेज ऑफ द इकोनॉमी। और जिस तरह के जीडीपी नंबर्स आए और जिस तरह के स्लो डाउन के बारे में जो बात हो रही है वो मार्केट समझ चुका है, और इसके कारण ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी। एफएमसीजी इंडेक्स 3 महीने के बीच में 20% गिर गया। आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस हैपेंड इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अंडर परफॉर्मेंस ये दोनों सेक्टर्स में अभी जारी है, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई टर्न अराउंड इमीडिएटली आएगा। सो इन 2 सेक्टर्स से दूर रहना चाहिए। बट विद इन एफएमसीजी जो स्टॉक हमें अच्छा लगता है 2025 के लिए, और मैंने आपके चैनल में भी
मैं 2-2.5 साल से इसके बारे में बोल रहा हूँ, वो है आईटीसी। आईटीसी ने काफी अच्छा किया, अभी रिसेंट 2025 भी उसके लिए रीजनेबली गुड ईयर था इन कंपैरिजन, और मुझे लग रहा है कि इस लेवल से आईटीसी यहाँ से 20 से 25% की तेजी दे सकता है। सो दैट्स द ओनली स्टॉक दैट वी लाइक इन द एफएमसीजी स्पेस। ऑटो में हमें एमएनएम अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स द ओनली स्टॉक जो विच स्टैंड्स आउट फॉर अस फ्रॉम अ चार्ट्स पर्सपेक्टिव, और मुझे लगता है कि वो स्टॉक अच्छा कर सकता है। पर अगर आप बास्केट की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो अभी भी कोई इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एफएमसीजी और ऑटो में है नहीं, तो उनसे दूर रहिए। और दूसरे सेक्टर्स, चाहे वो बैंकिंग हो, रियल एस्टेट हो, मेटल्स हो या आईटी हो, उनमें आई थिंक कमिटमेंट बनाना बेटर है। ओके तो आप रादर देन आई थिंक पूरे सेक्टर पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको एमएनएम पे और आईटीसी पर इंडिविजुअली यहाँ पर फोकस करना है। अच्छा गौतम जी, ये नवंबर दिसंबर के महीने में इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में आए। डेरिवेटिव्स में आने के बाद आपके पास एक हेजिंग टूल होता है, आपका विश्वास उन स्ट्रक्चर से बढ़ जाता है, शेयर पे बढ़ जाता है। ये न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स में से जो सबसे प्रभावशाली स्टॉक लगा आपको, या फिर एक दो स्टॉक्स जो लगे जहां पे आप लोगों ने अपनी कवरेज बढ़ा दी है या फिर अपने क्लाइंट से शेयर भी किया हो, वो कौन से हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पर कोई नाम नहीं देना चाहूंगा, बट आई थिंक हमारा व्यू थोड़ा सा मार्केट पे कॉशियस रहा है, तो हम एक्चुअली डेरिवेटिव से थोड़ा सा दूर जाके कैश मार्केट में ज्यादा कमिटमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पिछले 2 महीनों में स्मॉल कैप इंडेक्स में इतनी बड़ी फॉल आई। अगर आप अभी भी अगर आप टॉप 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स को हटा दे, तो स्मॉल कैप इंडेक्स इज इन वेरी बैड शेप, ऑन एन ओवरऑल बेसिस। बट जो टॉप 100 स्मॉल कैप्स और टॉप 100 मिड कैप्स है, वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। अभी हो क्या रहा है कि जो एफआई सेलिंग है वो तो टॉप 200 स्टॉक्स में हो रहा है, और जो डोमेस्टिक मनी का जो बाइंग है वो मेनली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। तो इसीलिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो संभले हुए हैं, और जो लार्ज कैप्स है उसमें काफी प्रेशर है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। बट आई थिंक हमारा एक स्टॉक जो हमारा फेवरेट रहा है कुछ सालों से, वो है जोमैटो, और मुझे लग रहा है कि उस स्टॉक में यहाँ से भी पोटेंशियल है। इस स्टॉक ने रीसेंट करेक्शन को अच्छी तरह से हैंडल किया, और लग रहा है कि इस साल में वी शुड सी द स्टॉक एट 300 प्लस प्लस। ओके, जोमैटो सिंस न्यू इंक्लूजन्स की बात हो रही है, बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल, इन सब स्टॉक्स ने जबरदस्त पैसा बनाया है पिछले साल। यहाँ क्या व्यू होगा? मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक्स में अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स विच वर प्रॉक्सी टू फाइनेंशियल सर्विसेज, और मेरे हिसाब से वो सारे जो पॉजिटिव्स है दे आर ऑलरेडी इन द प्राइस। ये सारे स्टॉक्स में हमने पैराबोलिक मूव देखा, और लग रहा है कि अभी एक लंबे कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। और जिस तरह का फाइनेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट है, सेबी के जो मूव्स है, उसके कारण आई डोंट थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज अ ग्रेट प्ले राइट नाउ। बट 2 स्टॉक है जो हमें अभी भी अच्छे लगते हैं। एक तो है कैम्स। आई थिंक कंप्यूटर एड मैनेजमेंट इज अ वेरी डायरेक्ट प्रॉक्सी टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और सीडीएसएल इज अ ग्रेट प्रॉक्सी टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हमें डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सचेंजेस वाले जो स्टॉक्स है, आई थिंक मेरा फोकस वहां पर नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि वहां पर कुछ बड़ी रिटर्न बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, रिलायंस पर क्या व्यू रहेगा गौतम जी? क्योंकि ये स्टॉक हालांकि वीक रहा है, लेकिन कुछ साइंस दिखा रहा है अब लोअर लेवल पे बाइंग के। क्या ये सही मौका है रिलायंस को पिक करने का? नहीं, रिलायंस से दूर रहना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी भी काफी खराब है, अंडर परफॉर्मेंस जारी है, और मेरे हिसाब से ये अभी चलेगा। रिलायंस इज अ वेरी लार्ज वेटेज ऑन द निफ्टी, और क्योंकि रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी ज्यादा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि व्हाट हैज बीन नेगेटिव फॉर रिलायंस हैज बीन पॉजिटिव फॉर एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक। बट अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब है, और मुझे लगता है कि रिलायंस धीरे धीरे 1100-1110 की तरफ जा सकता है, तो यहाँ से और 10% की फॉल आ सकती है, और इस मार्केट में आप अंडर परफॉर्मेंस को नहीं छुए। आई थिंक दैट्स वन की मैसेज। जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी प्राइस एक्शन अच्छी है, जो निफ्टी के साथ चल रहे हैं, उन स्टॉक्स और उन सेक्टर्स में रहिए, इंस्टेड ऑफ बाइंग द डिप, बाइंग अंडर परफॉर्मर्स एंड बाइंग स्टॉक्स दैट हैव नॉट डन वेल। ओके, अच्छा गौतम, अभी मेरे एफएमसीजी और ऑटो के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के एवज में आपने एक जो बात कही ना, बहुत सही थी कि प्रॉक्सी ऑफ इकोनॉमी पे आपके, क्योंकि अभी कन्विक्शन नहीं है। एक केस और, मैं कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू चाहूँगा। अनवाइंडिंग बहुत थी सीरियस, शॉर्टिंग भी विजिबल है, बड़े एवरेजेस टूट चुके हैं, और कैपेक्स के नंबर्स में जो स्लो डाउन है उसके मद्देनज़र क्या सेम आउटलुक आपका कैपिटल गुड्स पे भी है?
हाँ जी, सेम आउटलुक कैपिटल गुड्स का है। देखिए, लोग ये सब सारे सेक्टर्स को पिछले 3-6 महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करते हैं, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पिछले अगर आप 2 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑटो में और कैपिटल गुड्स में इतनी बड़ी तेजी आई, इंडेक्स 3x हो गया 2-2.5 साल के टाइम फ्रेम में। सो इतनी बड़ी तेजी थी कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन बनता था। Capital goods, no doubt, is a proxy to the index story, but most of the positives are already in the price. So अगले 2 साल की earnings मेरे हिसाब से आज के प्राइस में ऑलरेडी हैं. So I don't think there are any major tailwinds for the sector at this point of time, और इसीलिए दूर रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये सब कंपनीज खराब है. It is just that they need a lot more consolidation before they can come back, and that's the reason हमारा फोकस अभी बैंकिंग, IT, फार्मा, रियल एस्टेट में है, और मुझे लगता है कि वहां पर अच्छी रिटर्न्स इस साल बननी चाहिए. गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए. एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. चलिए. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.